नमस्कार साथियों, देश टेस्टो के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। राशियों के बाद से लग्न क्रम की हम लोग बातें कर रहे हैं और लग्न क्रम में आज आखिरी लग्न मीन की हम लोग बात करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप सभी को ये बताया है कि लग्न क्यों इतनी ज़रूरी होती है, उसके हमारे जीवन से मतलब जीवन के कितने बड़े भाग पर उसका संबंध होता है। लग्न और राशि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और ये लगभग मैं हर वीडियो में आपको ये बताते और समझाते आ रहा हूँ कि लग्न जो है वो शारीरिक स्ट्रक्चर बनाती है, क्योंकि जब एक बार लग्न डिसाइड हो जाती है कि कौन सी राशि की लग्न है तो बाकी अन्य जो भाव हैं, आपके जीवन के अन्य जो अंग हैं, जैसे आपकी कद काठी कैसी होगी, पारिवारिक जीवन आपका कैसा होगा, किन क्षेत्रों में आपकी उन्नति होगी, विवाह देर से होगा या जल्दी होगा, विवाह में कोई कठिनाई तो नहीं आएगी, संतान पक्ष से संतान होने में या फिर संतान के आगे ग्रोथ में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, धन की स्थिति आपकी कैसी रहेगी, कार्य आपका कैसा चलेगा, ये सारी बातें अगर कोई डिसाइड करता है तो वो लग्न करती है। और इसी क्रम में आज हम आखिरी लग्न मीन की बातें करेंगे, मीन के विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले अपने विषय को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से आग्रह कर दूं कि यदि आपको इस चैनल के सेगमेंट यूजफुल लगते हैं तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब आते हैं मित्रों अपने विषय पर। मीन यानी 12वें लग्न नंबर की जो लग्न बन जाए तो मीन का अर्थ होता है मछली। सबसे पहला स्वभाव तो आप इसी से लें, क्योंकि नाम ये जो रखा गया है ना मीन, इसका अपना स्वयं में एक तात्पर्य है कि मीन लग्न का जातक प्रायः शास्त्रकार तो ये कहते हैं कि लगभग मझला और मझले से थोड़ा बड़ा कद होता है, लेकिन कई बार बड़े बड़े कदों के ऐसे लोग देखे जाते हैं, लेकिन सॉफ्ट बॉडी होती है, आंखें सुंदर होंगी, नाक तीखी होगी, बड़ी आंखें होंगी, मस्तक बड़ा होगा और एक तरीके से आप इनको एक सोफिस्टिकेटेड बॉडी कह सकते हैं। लेकिन एक समय के बाद से फिर इनका वज़न बढ़ने लगता है और मतलब बॉडी वेट को अगर देखें तो ये कंट्रोल कर ही नहीं पाते और कहीं ना कहीं इसका एक कारण इनका आलस भी होता है, कार्य करने की थोड़ी क्षमता को कम ये बना देती है। तो इनके बॉडी स्ट्रक्चर लगभग ऐसा होता है। अब आते हैं इनके अन्य स्वभावों पे। देखिए, मीन लग्न चूँकि गुरु इसके स्वामी होते हैं और ठीक जो दशम भाव है, कार्य क्षेत्र है, वहाँ जो धनु राशि बैठती उसके भी स्वामी गुरु होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि लग्नेश और कर्मेश दोनों ही एक राशि हो जाती गुरु की तरह। अब गुरु जब लग्नेश हो गए तो इनको कफ प्रवृत्ति का रोग वह देंगे ही देंगे, लेकिन किंगवा जो षष्ठम हाउस में सिंह की राशि है, वह सिंह की राशि इन्हें पित्तकारी भी बना देती है और इन दोनों का संयोग कई बार ट्यूमर की भी जो है आशंका इनके जीवन में व्यक्त कर देता है। लेकिन अगर आफ्टर ऑल देखा जाए तो थोड़ा अगर ये अपनी मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ को अगर ये बढ़ा दें तो इनका शरीर प्रायः स्वस्थ ही रहता है। अब गुरु का लग्न है तो व्यक्ति विद्वान तो होगा, देवताओं में आस्था, धर्म में आस्था, इतिहास पुराणों को पढ़ने में आस्था, यह प्रारंभिक स्थिति ही रहेगी। शुरू से ही इनके अंदर यह नेचर प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी। ज्ञान, नए नए ज्ञान को सीखना, क्योंकि चूँकि गुरु के लग्नत्व का स्वामी है तो इससे जो है ज्ञान के प्रति आकर्षण, अपने से बड़े के प्रति आकर्षण, देवताओं के प्रति आकर्षण अथवा धर्मशास्त्र के प्रति आकर्षण इनका निरंतर बना रहता है। लेकिन एक माइनस पॉइंट इसमें आ जाता है कि यह चाहे जितने बड़े पद पर पहुंच जाएं, लेकिन हमेशा किसी न किसी पर यह निर्भर ही रहते हैं। अब इनके भाग्य को हम कह लें या इनके ग्रहों की स्थिति को ऐसा कह लें, पर स्वतंत्र होकर के कभी भी ये काम प्रायः ज़्यादातर, मैं 100% नहीं कहूँगा, लेकिन लगभग 98% लोगों की स्थिति यही होती है कि वो प्रायः उनकी मस्तिष्क, उनकी सोच ऐसी होती है कि वो निर्भर ही रहते हैं। जैसे
मछली का आकार बहुत बड़ा हो सकता है। व्हेल मछली आप देख लें, अन्य मछलियों को देख लें, मतलब कई कई टन की वो मछलियाँ होती हैं, आकार बहुत बड़ा होता है, लेकिन उनकी निर्भरता हमेशा पानी पे रहती ही रहती है। उनका क्षेत्र डिसाइड कर दिया गया है कि इस क्षेत्र से बाहर वह यदि जाएंगी तो वो मर जाएंगी। वैसे कहीं ना कहीं जो मीन लग्न के लोग होते हैं उनके अंदर भी यह स्थिति देखने को मिलती है कि हमेशा वह मतलब स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते, किसी न किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। अच्छा, पोस्ट भी अपनी विद्वता के बल पर इनकी पोस्ट भी बहुत ऊंची चली जाती है, लेकिन हमेशा इनको चलाने वाला एक बॉस चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ यदि ग्रहों की थोड़ी सी स्थिति इधर उधर हो जाती है तो फिर ऐसे लोग घोर नास्तिक भी हो जाते हैं। घोर नास्तिक इन द सेंस कि वह धर्म से एकदम विमुख हो जाते हैं, आस्था से एकदम विमुख होकर के बातें करने लगते हैं। अपने ज्ञान के बल पे ऐसा आपको तर्क देंगे कि आपकी भी आस्था लगभग लगभग दम घुटना शुरू हो जाएगा, यदि कोई आस्थावान व्यक्ति है। लेकिन यदि ग्रहों की सिचुएशन सही है कुंडली में, तो आस्थावान वो धर्म का जो है ना तर्कशील व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं। तो वो किसी विषय पर बोलेंगे तो तर्कों के साथ बोलेंगे और इतने सारे तर्क आपके सामने उपस्थित कर देंगे कि आप उनका काट नहीं पाएंगे कि उनको काटा कैसे जाए, उनके तर्कों को कैसे काटा जाए। और वहीं स्वयं गुरु लग्न के स्वामी हो जाने के कारण एक चीज़ और भी इनको देते हैं, इनके अंदर कई बार तो ऐसा होता है कि किसी भी कार्य को लेकर के बहुत ऊर्जा के साथ ये शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जा, क्योंकि कर्मेश धनु की है और धनु हमेशा व्यक्ति को लक्ष्य साधक बनाता है। लेकिन चूंकि मीन की इनकी लग्न है तो बड़ी ऊर्जा के साथ किसी कार्य को शुरू करेंगे और कुछ दिन बाद फिर उसी तरीके से उसको छोड़ भी देंगे, ख़त्म भी कर देंगे। तो ऊर्जा की जो निरंतरता है ये नहीं इनमें बन पाती है। यदि यह किसी तरीके से अपने अंदर ऊर्जा की निरंतरता को बना लें तो ये बहुत अच्छा सक्सेस होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन में यदि धन का आय देखा जाए तो इनके धन के आय में ब्रेक आते रहेंगे। जैसे एक टाइम पीरियड तक कोई काम चला, कुछ काम किया इन्होंने, धन ठीक है, मतलब बैलेंस अच्छा आता जा रहा है, काम चलता जा रहा है, लेकिन अचानक एक ब्रेक आएगा, फिर कुछ दिन बाद फिर शुरू होगा। तो ऐसे ब्रेक लगते रहता है। उसका एक कारण ये भी होता है कि चूंकि इनकम यानी आयेश जो है वहाँ पर शनि की मकर राशि आ जाती है। लेकिन एक बात और बताऊंगा, कुंडली में गुरु को धन का स्वामी कहा जाता है, नैसर्गिक रूप से धन का स्वामी कहा जाता है। वो चाहे जहाँ बैठे हों, जिस स्थिति में बैठे हों, पाप ग्रहों से ग्रसित हों अथवा बलवान हों, वो जैसे भी हैं, लेकिन धन का स्वामी उन्हें ही बनाया गया। कारण क्या है कि जब गुरु जैसा एक ग्रह धन का स्वामी होगा तो धन को व्यर्थ खर्चा नहीं होने देगा। और यही चीज़ें इनके अंदर जो है प्राकृतिक रूप से इनको प्राप्त होती हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि गड़ा हुआ धन पाने के भी चांसेस मीन लग्न वालों को बहुत ज़्यादा होते हैं, या किसी का कृपा पात्र ही यह बन जाए जिसमें इनकी मेहनत न जुड़ी हो, आसानी से इनको मिल जाए। तो यह भी इनके प्रारब्ध। अभी तक आप मैंने जितने भी वीडियो देखे होंगे, मैं भाग्य तो कम, साइंस की बातें मैं ज़्यादा करता हूँ, साइंस से उस विषय को समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं अभी तक ये तर्क नहीं ढूंढ पाया कि आखिर किन कारणों से इनको अचानक सा धन की प्राप्ति होती है या गड़ा हुआ धन मिलता है। लेकिन होता ज़रूर है, यह निश्चित है इनके साथ। इनके जीवन में किसी न किसी समय ऐसी स्थिति आती ही आती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रोफेशन की स्थिति वही है कि इनको अगर कोई एक बॉस मिल जाए तो बड़े उच्च स्तर तक जाते हैं। अब आते हैं इनके व्यक्तिगत जीवन में। तो देखिए, इनका वैवाहिक जीवन विवाह देर से हो सकता है, क्योंकि लग्नेश गुरु प्रौढ़ा अवस्था की स्थिति को देते हैं, मैच्योरिटी की स्थिति को देते हैं। तो विवाह ऐसे लोगों का देर से ही लगभग होता है, मीन लग्न वालों का, तो इससे वो परेशान ना हो। लेकिन पत्नी, चूंकि कन्या राशि आ रही है, तो पत्नी बड़ी गुणी मिलती है। यह जो मीन लग्न के लोग होते हैं, इनकी प्रवृत्ति क्या है, वो ज्ञान में, आस्था में, धर्म में, पुराणों में, विचारों में अपने आप को हमेशा संलग्न रखते हैं। लेकिन यह धीरे धीरे अपने
घरेलू कार्यों से, घर की व्यवस्थाओं से, सामाजिक व्यवस्थाओं से ये धीरे 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 हटते चले जाते हैं और उनको संभालने का काम इनका लाइफ पार्टनर करता है। और वो इस जातक स्त्री है तो उसका पुरुष, पुरुष है तो स्त्री। इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो इन भावों को बड़े अच्छे तरीके से संभालते हैं। क्यों? क्योंकि सप्तम में कन्या की राशि आ जाती है और कन्या की राशि आ जाने की वजह से कन्या के स्वामी बुध है, वो भी एक ब्राह्मण ग्रह हैं। और मैं यहाँ जब ब्राह्मण क्षत्रिय की बात कर रहा हूँ तो वर्णों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय कोई जाति नहीं होती है, वर्ण होते हैं, विचार होता है। तो कन्या इनको पक्ष मिल जाने से क्या होता है कि जो इनका वैवाहिक पारिवारिक जीवन होता है वह भी बड़े अच्छे तरीके से गुजरता है। कई बार जब बुध की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में काफ़ी सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं। अब आते हैं इनके संतान पक्ष में। तो जो मीन लगन के जातक हैं, ज़्यादातर जातकों को लड़कियों की संख्या काफ़ी होती है, क्योंकि चंद्रमा इनका पंचमे संतान भाव का स्वामी होता है और वहीं इनके ठीक सप्तम भाव एकादश का स्वामी शनि हो जाता है। तो मतलब संतान में पुत्रियां इनके मतलब जीवन में ज़्यादा इनको देखने को मिलती हैं। पुत्रों की संख्या थोड़ी कम होती है लेकिन पुत्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि उन्हीं पुत्रियों के चलते इनको अपने वृद्धावस्था में नाम मिलता है। वो होता है ना कि भाई किसी के बच्चे कोई बड़ा अच्छा कार्य कर जाए तो भाई इनके पिता ये हैं, चाहे भाई उनकी बेटी है ये, इस तरीके से लोग उदाहरण दिया करते हैं। तो पुत्रियों की वजह से मीन लग्न वालों को नाम यश मिलने की बड़ी सारी अपेक्षाएं होती हैं और लगभग होता ही होता है। रोग प्रवृत्ति की स्थिति हमने बता ही दी, पारिवारिक जीवन को आपने जान ही लिया। हाँ, रोग में एक बात और मैं कर दूं कि कफ नैसर्गिक रूप से इनको होता है, लेकिन इसको आप 100% तय नहीं कर सकते, क्योंकि रोग भाव का स्वामित्व वहाँ पर सूर्य की सिंह राशि कर रही होती है। तो कफ और पित्त ये दोनों की इनको जो है शंकाएँ हो सकती हैं, ऐसे रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। लेकिन वेट इनका ज़्यादा इनको दिक्कत देता है। और अगर ये मधुमेह जैसे रोगों से, क्योंकि इनको मधुमेह शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ऑफ फिजिकली ये एक्टिव नहीं होते हैं। तो यदि कोई भी मीन लग्न के जातक हों तो अपने आप को फिजिकल एक्टिव करें। धर्म ज्ञान इन सभी विषयों को आप जाने जरूर, लेकिन क्या है कि अंधविश्वासी की स्थिति पहुंच जाती है, मानसिक बड़े भयभीत हो जाते हैं। मीन लग्न के ज़्यादातर जातकों को मैंने देखा है कि वो अंडर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो इतना निम्न स्तर तक चला जाता है कि वह जिन बातों पर शंका नहीं करनी चाहिए उन बातों पर भी वो शंका करते हैं। कई बार तो ये सुपरस्टिशन टाइप की स्थिति इनकी आ जाती है कि मतलब इन सब विषयों को ज़्यादा मानने लगते हैं, कुछ ज़्यादा ही। मतलब मानते तो लगभग सभी लोग हैं, थोड़ा या बहुत, लेकिन अपशयों को यह कुछ ज़्यादा ही मानने लग जाते हैं। अगर हर कोई चीज़ टाइम से इधर उधर हो गई तो इनके मन में शंका आ जाएगी। तो अपने भय को यह लोग मिटाएं। अगर ऐसी स्थिति किसी भी मीन लगन के जातक को आ रही है तो अपने भय को मिटाएं। मैं मानसागरी से एक तर्क आपको दूंगा कि मानसागरी क्या कहती है मीन लगन के विषय में। मीनोदये तोषरतो मनुष्यो भवेद्विनीतः श्रुतानुकूलः सुपंडितः सूक्ष्मतनु प्रचंडः पित्ताधिकः कीर्ति समन्वितश्च। अब मानसागरी वाले कहीं भी इनको जो है इस बात से मतलब नकार नहीं रहे हैं कि इनको कफ की प्रवृत्ति नहीं होगी, लेकिन वो कहना चाहिए रहे कि पित्ताधिक, पित्त की अधिकता ज़्यादा रहेगी। उनके कहने का भाव भी सही है, क्योंकि लग्नेश की अवस्था कैसी है इन विषयों पर डिपेंड करेगा। लेकिन मीनोदय तोषरतो, जिनके मीन लग्न उदित हुए हों, यानी जो मीन लग्न में पैदा है, पहली बात तो तोषरतो संतुष्ट व्यक्ति होते हैं, जितनी व्यवस्था है उतने में प्रसन्न रहते हैं, या वह तरीका ढूंढ लेते हैं कि इसी में अपना काम चला लो। इसको मैं आलस भी कह सकता हूँ, और आलस से भी जोड़ के देखना चाहिए। प्रयास कभी व्यक्ति का बंद नहीं होना चाहिए।
भवेद विनीतः, विनीत स्वभाव के होते हैं, विनम्र होते हैं। सुरतानुकूलः, देवताओं के अनुकूल बने रहते हैं। अर्थात क्या है, मतलब कि देवताओं के प्रति श्रद्धा, धर्म के प्रति श्रद्धा, धार्मिक कार्यों को करना, यह इनके अंदर नैसर्गिक गुण होते हैं। सुपंडितः, पंडित यानी विद्वान, विद्वता भी बड़ी अच्छी होती है इनके अंदर। अनेकानेक विषय यह पढ़ते रहते हैं, या इनको कहीं से कुछ भी सीखने देखने को मिल जाए तो वो उसे छोड़ते नहीं, जरूर ही वो चाहते हैं कि थोड़ा ही हिस्सा सही इसे सीख लें। अब एक बात यहाँ कह रहे हैं, सूक्ष्म तनु, ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब इनका जो तन होता है, शरीर होता है, वो बहुत विशाल का नहीं होता है, लेकिन लगभग मैंने ज़्यादातर मीन लग्न के लोगों को के अंदर वो मीन वाले गुण ही देखे हैं कि विशालकाय शरीर मीन लग्न वालों की ज़्यादातर देखने को मिलती है। अगर ना विशालकाय हो तो लंबे तो होते ही हैं। और चेहरा बड़ा सुंदर होता है, आँखें, नाक, मस्तक, ये आकर्षण वाले होते हैं, आकर्षित करते हैं। कीर्ति समिन्नितश्च, कीर्ति इनको प्राप्त होती ही होती है, और वह कीर्ति प्राप्त होती है अपने संतान पक्ष से। और संतान में भी यदि स्त्री है, लड़की है, तो उससे इनको नाम और यश यह दोनों प्राप्त होते रहता है। तो आई होप कि आप लोगों को मीन लग्न की स्थिति सारी समझ में आ गई होगी। इससे जुड़े कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। और फिर मैं एक बार आप सभी से आग्रह कर दूं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।